हेलो दोस्तों, आप सभी का सिंपल सोल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग सीबीएसई क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर रहे थे साइंस चैप्टर। साइंस में हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और केमिस्ट्री के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिए हुए हैं और दूसरा वीडियो जो उसी का एक्सटेंशन है, कहने का मतलब उससे आगे का भाग जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि है ना आगे क्या होता है। केमिकल इक्वेशन के टाइप्स के बारे में, केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में हमने बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके मेरे वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट में खोजिए, आपको मिलेगा और उसको देख लीजिए। देखने के बाद अब ये देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का पॉइंट। आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले? केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो क्या होता है केमिकल इक्वेशन? तो ये होता है केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। क्या होगा? द केमिकल रिएक्शन, समझिएगा, द केमिकल रिएक्शन is the representation of chemical reaction। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में आने वाला कौन कौन सा होता है? तो केमिकल रिएक्शन में आता है रिएक्टेंट। क्या आता है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या होता है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। क्या होगा? सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, उसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? तो केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन इज द, है ना, केमिकल रिएक्शन इज अ, यहाँ केमिकल इक्वेशन लिखा था, रिएक्शन है, यहाँ इक्वेशन करेंगे। केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन, केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। मतलब सिंबल्स के फॉर्म में हम लोग केमिकल इक्वेशन के, यानी केमिकल रिएक्शन को ही सिंबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाता है। तो केमिकल इक्वेशन किसको कहा जाता है समझ में आया? केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है समझ में आया? तो केमिकल इक्वेशन बनाने का यही तरीका है। अगर आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा तो ज़्यादा आसान होगा। तो देखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन को सेट कैसे किया जाता है। तो समझेंगे केमिकल इक्वेशन को सेट करने के लिए हम लोग एक तीर का, एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। एरो के इस पार RHS है, समझिएगा, और इस पार LHS है। एरो के इस पार LHS है। LHS के तरफ हम लोग रखते हैं रिएक्टेंट्स। क्या रखते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है। और एरो के उस पर रखते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। क्या रखते हैं? प्रोडक्ट्स। इस पर मेरा प्रोडक्ट्स होता है। और केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होता है। यहाँ इस पर रिएक्टेंट्स होगा तो जितना भी रिएक्टेंट्स होगा उसको जोड़ के रूप में, यानी एडिशन के सम में दिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट 1 है तो रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 है तो रिएक्टेंट 2 प्लस रिएक्टेंट 3 है तो रिएक्टेंट 3 प्लस डॉट 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 प्लस करते हुए इसी तरह जितना भी रिएक्टेंट होगा सबको इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, सबको रिएक्टेंट को जोड़ सकते हैं। और इससे बनने वाला प्रोडक्ट कौन होगा? तो P1 प्रोडक्ट होगा प्लस P2 प्रोडक्ट होगा। ठीक है, डॉट 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 करते हुए हम लोग चल सकते हैं। P3 प्रोडक्ट होगा, डॉट 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 हम लोग प्रोडक्ट भी सम के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है? तो इन द फॉर्म ऑफ सम लिखते हैं। किसके में लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सम। हमको सम के फॉर्म में ही लिखना रहता है। और प्रोडक्ट भी किसके फॉर्म में लिखते हैं? तो इन द फॉर्म ऑफ सम। इसमें लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम। ये एकदम बेसिक बात है और इसको इससे एकदम जीरो से स्टार्टिंग है, इसलिए आप समझने का कोशिश करिएगा। इसको जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिकल इक्वेशन समझें। केमिकल इक्वेशन क्या होता है तो समझ रहे हैं। केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का ही रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स के फॉर्म में। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे एक रिएक्शन देखते हैं, यहाँ एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे Mg है प्लस O2 है,
ठीक है। तो इस दोनों के रिएक्शन से हमको प्रोडक्ट बनेगा MgO, ठीक है। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हम लोग जब ये लिखेंगे तो ये रिएक्टेंट है, ये क्या है मेरा? रिएक्टेंट है, समझ सकते हैं, ये रिएक्टेंट है और ये मेरा है प्रोडक्ट। क्या है मेरा? ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। और उसके बाद केमिकल इक्वेशन लिखने का एक और तरीका होता है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम भी 1 है। तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या, ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन पुराने के लिए यहाँ 2 से गुना कर दिए। तो देख सकते हैं Mg भी 2 हो गया तो यहाँ 2 से कर देंगे। तो इसको कहा जाता है बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब इस तरीका से हम लोग नंबर को सेट करके, है ना, दोनों पार के मान को बराबर करते हैं कि LHS और RHS का वैल्यू इक्वल करते हैं। किसका? LHS बराबर RHS करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है बैलेंसिंग द इक्वेशन। क्या करते हैं हम लोग? बैलेंसिंग द इक्वेशन। हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो LHS और RHS को बराबर करने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो Mg और O2, तो ये वाला रिएक्टेंट है और इधर मेरा प्रोडक्ट है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग इस तरीका से चाहे तो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर नहीं नोट डाउन कर सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे काम आएगा। तो हम लोग इसको हटाते हैं और देखते हैं बैलेंसिंग करके केमिकल इक्वेशन को। तो बात करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन में कि बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करने से पहले हम लोग एक लॉ देखते हैं जिसको 9th क्लास में पढ़े हुए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बात समझिएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास, है ना, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ सकते हैं ना। मास को बनाया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि रिएक्टेंट हम लोग जानते हैं रिएक्टेंट्स होता है और इस पर होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? इस पर प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यही दो चीज होते हैं। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो रिएक्टेंट्स में जितने एटम होंगे, है ना, मास ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स क्या होगा? मास, यहाँ समझेंगे, मास ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, है ना, इक्वल होना चाहिए मास ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग क्या कहता है कि रिएक्टेंट का जो मास होगा वही मास प्रोडक्ट का भी होगा। मास में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, मास में कोई बदलाव नहीं हो सकता। कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि उस पर जितना एटम होगा इस पर भी उतना ही एटम होगा। जैसे अगर एग्जांपल लिए थे कि Mg है, यहाँ Mg है ना, और प्लस O2 है, तो इस पर जो आया हुआ था देख सकते हैं MgO, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है जो काम नहीं किया, मतलब इस पर का एटम उस पर का एटम के बराबर नहीं हुआ। यहाँ मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ये बराबर हो गया। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखते हैं बराबर करके, यहाँ 2 Mg है, यहाँ भी 2 Mg है, यहाँ O2 है, यहाँ भी O2 है। तो इस पर से इस पर क्या हो गया? रिएक्टेंट बराबर हो गया, रिएक्टेंट्स, है ना, बराबर हो गया प्रोडक्ट्स के, ठीक है। जैसे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आपस में बराबर हो गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास न बनाया जा सकता है नहीं खत्म किया जा सकता है। इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीका से बराबर करते हैं। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, हटाते हैं इसको, समझते हैं एक एग्जांपल और। एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक मीथेन लेते हैं, ठीक है, मीथेन गैस लिए CH4।
प्लस O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला प्लस वाटर H2O रिलीज हुआ। तब देखते हैं इसमें बैलेंस है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो कैसे बैलेंस करेंगे, पहले हाइड्रोजन यहाँ 2 दिख रहा है तो इसको 4 कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 4 हो गया तो ये ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2। समझ सकते हैं। तो इस मेथड से जो अगर इसे देखेंगे तब बैलेंसिंग दिख रहा होगा कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 2 यहाँ 4 है। तो इस तरीका से जो बैलेंस किया जाता है इस मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। हीट एंड ट्रायल देख सकता है इस पार का एटम जो है एटम है ना, नंबर ऑफ एटम यहाँ जो है वो बराबर है नंबर ऑफ एटम है ना इन प्रोडक्ट में। तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट का है, किसका है, रिएक्टेंट्स का है, और यहाँ प्रोडक्ट्स का है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर लिया कि इस पार का उस पार का दोनों का मास आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस तरीका से नंबर ऑफ क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास लागू हो गया। इस पर का एटम उस पर के एटम के बराबर हो गया। आप देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन के इस मेथड से, जिसमें हम नंबर देख करके डायरेक्ट बैलेंस कर लेते हैं, इस मेथड को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं, ट्रायल मेथड। ठीक है, इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसको कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। और इसी मेथड से हम लोग चाहें तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और एक टेबुलेशन मेथड होता है बैलेंसिंग करने का, और भी हम बैलेंस करके दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना सीखिए कि हीट एंड ट्रायल मेथड से किस तरीका से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। हम इस पर और भी लेकर के आएंगे, और भी क्वेश्चन सब लेकर के आएंगे। एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है सबको बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और आप पढ़ते रहिए, हम आपका तैयारी जरूर करवा देंगे। नवंबर दिसंबर में फिर से एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम। याद रखिएगा 2022 के बच्चे हैं, 2022 में जो एग्जाम देने वाले हैं, है ना, उन सब के लिए नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, निश्चित है, होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए, छोड़ना नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह से किस तरीका से हीट एंड ट्रायल मेथड से किस तरीका से, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आपस में बराबर होते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।